सभी छात्र छात्राओं को महाराजा सूरजमल जी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो आपको BS सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है, उसके जो एक बेहतरीन टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास को, मध्यकालीन भारतीय राजनीति को प्रभावित किया। विजयनगर साम्राज्य का जो पूरा काल है वे 4 राजवंशों के इर्द गिर्द रहता है। 4 मुख्य राजवंश हैं विजयनगर साम्राज्य में। कौन कौन से हैं? संगम वंश, संगम के बाद सालू वंश, सालू के बाद तुरुप, और तुरुप के बाद आर्यन वंश। ये 4 राजवंश विजयनगर साम्राज्य के उत्कर्ष, विजयनगर साम्राज्य पर इन 4 राजवंशों के शासकों ने शासन किया था। अब आइए विजयनगर साम्राज्य का उत्कर्ष कैसे हुआ, इसकी क्या क्या राजनीतिक उपलब्धियां रही, इस राज्य के द्वारा दक्षिण भारत को कैसे प्रभावित किया, दक्षिण भारत की राजनीति को, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय यानी कि तुगलक काल में दिल्ली सल्तनत का विस्तार सुदूर दक्षिण तक हो गया था, यानी कि मदुरा तमिलनाडु के दक्षिण तक भी दिल्ली सल्तनत की सेनाएं पहुंच गई थी और विभिन्न क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था। लेकिन दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य काफी विस्तृत होने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अनेक विद्रोह हैं, दक्षिण भारत में अनेक विद्रोह हैं। उन्हीं विद्रोह के परिणाम स्वरूप एक नए राजवंश, नए हिंदू राजवंश का उदय हुआ, विजयनगर राजवंश का। उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। सन 1325 ईस्वी के आसपास मोहम्मद बिन तुगलक के चचेरे भाई बहाउद्दीन खुर्शीद, जो कर्नाटक के सागर का गवर्नर था, वहां पर उन्होंने विद्रोह कर दिया था और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को उसके विद्रोह को दबाने के लिए दक्षिण भारत की ओर आना पड़ा। बहाउद्दीन खुर्शीद भागकर काम्पिल्ले, दक्षिण का काम्पिल्ले राज्य था, वहां जाकर छिप गया। वहां के राजा के पास उन्हें जाकर शरण ली। अतः मोहम्मद बिन तुगलक सेना सहित काम्पिल्ले राज्य पहुंचा और वहां उसने आक्रमण कर दिया। इसी आक्रमण में काम्पिल्ले का राजा पराजित हुआ और काम्पिल्ले राज्य से उसके 2 भाई, 2 हरिहर और बुक्का नामक 2 सैन्य अधिकारी थे उसके, जो काम्पिल्ले राज्य के वे प्राप्त हुए, उनको बंदी बनाकर दिल्ली भेज दिया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इस बहाउद्दीन खुर्शीद के विद्रोह के बाद भी दक्षिण भारत में एक तरह से विद्रोह का चलन शुरू हो गया। आंध्र, तमिलनाडु का क्षेत्र, कर्नाटक और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में एक तरह से विद्रोह की लहर सी चल पड़ी और इन लोगों ने तुगलक शासक के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया। अतः इन सभी विद्रोह से आशंकित होकर या आतंकित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने योजना बनाई, क्योंकि हरिहर और बुक्का काफी कूटनीतिज्ञ व्यक्ति थे, उनको बंदी बनाकर वहां रखा गया था दिल्ली में। अतः सब कुछ राय मशवरा करके हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों को तुगलक सेनापति के नेतृत्व में दक्षिण भारत में भेजा गया और वहां के जो राज्य थे उनके विद्रोह को उनको दबाना था। सबसे पहले ये दोनों भाई काम्पिल्ले राज्य की ओर आए। काम्पिल्ले राज्य पर आक्रमण करके इन्होंने तुगलक सेना के नेतृत्व में वहां पर शांति स्थापित की। परंतु बताया जाता है कि इसी समय इनका गुरु विद्यारण्य नामक एक संत थे, उनसे इनकी मुलाकात हुई और उनके प्रभाव में आकर इन्होंने विजयनगर में एक हिंदू राजवंश की नींव डालने की कोशिश की। ये सायन जो आचार्य प्रमुख टीकाकार, उनके भाई थे विद्यारण्य, उनके संपर्क में आने के पश्चात इन्होंने विजयनगर में एक हिंदू राजवंश की नींव डाली और इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और सीधे इन्होंने तुगलक शासकों को, तुगलक सल्तनत को चुनौती दी। इस प्रकार से 1336 तक आते 1336 ईस्वी तक आते विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों के नेतृत्व में हुई। चूंकि हरिहर और बुक्का के पिता संगम थे, संगम नाम था उनका, तो इसी संगम के नाम पर विजयनगर के प्रथम राजवंश का नाम क्या था? संगम वंश। और यहीं से 1336 से लेकर लगभग 1500
1485 तक इसी संगम वंश का शासन विजयनगर पे रहा। तो आइए संगम वंश के जो प्रमुख राजा हैं सबसे पहले हम उनकी चर्चा करते हैं। यहाँ पर जो शासक हुए हरिहर प्रथम, बताया जाता है कि उन्होंने 1336 से 54 या 53, कुछ जगह 55 मिलता है, कुछ जगह 53 मिलता है, कुछ जगह 59 भी मिलता है। तो हमें 54 मान के चर्चा करते हैं। हरिहर प्रथम संगम वंश का जो संस्थापक थे, हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे। दोनों ने विजयनगर में शासन की स्थापना की। बताया जाता है कि हरिहर और बुक्का दोनों ने सम्मिलित रूप से शासन किया, क्योंकि बड़ा भाई हरिहर था तो इसी के नाम से शासन सत्ता चलाई गई। हरिहर के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है वह ये थी कि जो होयसल का राज्य था, ये पूरा नक्शा मैंने थोड़ा सा आपको बता रखा है, इसकी चर्चा करेंगे। विजयनगर भेमनी जो राज्य है, ये भेमनी राज्य है, और रायचूर के क्षेत्र को लेकर, सीमाओं पर रायचूर का क्षेत्र है, इसको लेकर विजयनगर और भेमनी के मध्य सालों तक संघर्ष चला। यहीं पर होयसल राज्य भी था। होयसल राज्य का जो शासक था बल्लाल चतुर्थ, वे मथुरा जो सुदूर दक्षिण में थी, मथुरा की सल्तनत पर आक्रमण करते हुए मारा गया। तो इस स्थिति का फायदा हरिहर प्रथम ने उठाया और संपूर्ण होयसल राज्य को जीत लिया। किसने जीत लिया? हरिहर प्रथम ने। इस प्रकार से विजयनगर के साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार हुआ। ये पूर्ण विजयनगर साम्राज्य मैं आपको बता रहा हूँ, जो पूर्ण अवस्था में पहुंचा विजयनगर साम्राज्य, लगभग इन सभी क्षेत्रों पर उन्होंने अधिकार कर लिया आने वाले समय में। ठीक है ना? तो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या रही हरिहर की? होयसल राज्य को जीतकर विजयनगर में सम्मिलित करना। जीता कैसे? मथुरा के शासक जो राज्य से पराजित हुआ, पराजित होने पर मारा गया था बल्लाल चतुर्थ होयसल का राज्य। तो इस स्थिति का उन्होंने फायदा उठाकर क्या किया? उसको विजयनगर साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया। इससे विजयनगर के राज्य का विस्तार हुआ। इसी समय बहमनी सुल्तान, 1346 के आसपास की घटना है। बहमनी सुल्तान ने भी, जो अलाउद्दीन अशोक शाह का संस्थापक सुल्तान था, उसने कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के मध्य स्थित रायचूर दोआब, ये रायचूर दोआब जो क्षेत्र है यहाँ पर, इन क्षेत्रों को जीतकर एक किला जो भी था रायचूर, आपका काफी इंपोर्टेंट किला था, उसको जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। यही रायचूर बहमनी और विजयनगर के मध्य भारत में संघर्ष का कारण बना। बहमनी सल्तनत का जब विघटन होता है तो 5 प्रमुख राज्य बनते हैं, बीजापुर, श्रीधर, अहमदनगर, बरार और गोलकुंडा। ये आगे हम चर्चा इसकी करेंगे। इस प्रकार से हरिहर का शासन 1354 तक चलता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे हरिहर का जो उत्तराधिकारी हुआ बुक्का, इसका भाई बुक्का 1354 से लेकर 79 तक रहा, 77 तक रहा शायद। इसके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि रही वह मथुरा राज्य पर आक्रमण करके मथुरा को विजयनगर राज्य में सम्मिलित करना। यह सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि किसके समय रही? बुक्का प्रथम के समय रही। बुक्का प्रथम के समय सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या रही? मथुरा राज्य पर आक्रमण करके उसको विजयनगर में सम्मिलित करना। इसके बाद हरिहर हुआ, हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय के समय में हमें देखने को मिलता है कि बहमनी और विजयनगर का संघर्ष तीव्र गति से बढ़ता रहता है। लगभग 1405 तक इसने शासन किया। इसके समय की उपलब्धि ज्यादा खास नहीं थी और बहमनी और विजयनगर के मध्य संघर्ष बढ़ता रहा 77 से 1405 तक। इसके बाद शासक बनते हैं देवराय प्रथम। देवराय प्रथम काफी शक्तिशाली शासक हुए संगम राजवंश के। इसके समय में बहमनी सल्तनत के निरंतर आक्रमण होते रहे, साथ में इसको आंतरिक विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश, जो आंध्र के कोडविंडू के शासक थे, आंध्र इन्हीं के दिन आ रहा था, इन्हीं के संतत बताओ कोडविंडू के शासक थे।
उन्होंने बहमनी सुल्तान फिरोज शाह के साथ मिलकर विजयनगर पर निरंतर आक्रमण करने की शुरुआत कर दी, परंतु दोनों राज्य मिलकर भी देवराय प्रथम की कूटनीति के सामने अधिक सफल नहीं हो पाए। थोड़ा बहुत क्षति उनको पहुंची, लेकिन वे विजयनगर को ज्यादा क्षति नहीं पहुंचा पाए। देवराय प्रथम ने बहमनी जो सल्तनत की सारी कूटनीति और आक्रमण गतिविधियों को सफल नहीं होने दिया अपनी कूटनीति के माध्यम से। देवराय प्रथम एक योग्य सेनापति, सेनानायक, राजनीति के कूटनीति के होने के साथ साथ निर्माता भी था। उसने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाकर विजयनगर के लिए कई नहरों का निर्माण किया। विजयनगर के लिए नहरें निकलवाई। क्या किया सबसे बड़ा काम देवराय प्रथम ने? तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहरें निकलवाई, विजयनगर के लिए नहरें निकलवाई। इसी के समय इटालवी यात्री निकोलो कॉन्टी ने विजयनगर की यात्रा की थी, जिसमें देवराय प्रथम और विजयनगर की उन्होंने पूरी प्रशंसा की थी। निकोलो कॉन्टी किसके समय आए थे? देवराय प्रथम के समय। इसके बाद हम बात करेंगे देवराय प्रथम के बाद एक और राजा हुए रामचंद्र, को कुछ समय के लिए शासक रहे। उसके बाद जो शासक हुए वह देवराय द्वितीय। कौन राजा हुए? देवराय द्वितीय। देवराय प्रथम के बाद रामचंद्र कुछ समय के लिए विजयनगर के शासक रहे, परंतु देवराय द्वितीय ने फिर सत्ता संभाली और 1422 से लेकर 1446 तक विजयनगर के महानतम शासकों में माने गए हैं और संगम वंश के सबसे महानतम शासक हुए। इन्होंने जो आंध्र के कोडविंदु जो थे और वेलम के जो शासक थे, विजयनगर के उत्तर पूर्व में रहने वाले जो शासक थे, उनका इन्होंने दमन किया और विजयनगर की अधीनता स्वीकार करने को उनको बाध्य किया। देवराय द्वितीय ने काम किया कि उनको बाध्य किया, आंध्र के कोडविंदुओं को, वेलम के जो शासक हुए उनका दमन किया, जो निरंतर आक्रमण कर रहे थे विजयनगर पर, उनका दमन करने के पश्चात उनको क्या किया? विजयनगर की अधीनता स्वीकार करने के लिए उनको बाध्य किया। इसके देखते देवराय प्रथम के देवराय द्वितीय के शासन काल में केरल सहित लगभग अधिकांश दक्षिण भारत उनके विजयनगर के अधीन आ चुका था। देवराय द्वितीय ने मुस्लिम जो लोग थे उनको सेना में भर्ती किया, जो घुड़सवार और तीरंदाजी में माहिर थे। इन्होंने सबसे पहले विजयनगर में मुस्लिम सैनिकों को भर्ती किया था देवराय द्वितीय ने। इसी तरीके से प्रसिद्ध तेलुगु जो कवि थे श्रीनाथ, वे भी देवराय द्वितीय के दरबार में कुछ समय रहे थे। श्रीनाथ जो प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे, वे कुछ समय के लिए देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे। इसके दरबार में ईरानी फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी, जिसने देवराय द्वितीय और विजयनगर की काफी कुछ प्रशंसा की है। इस प्रकार से इसका काल फिर भी बहुत अच्छा रहा इससे पहले के शासकों से। देवराय द्वितीय 1422 से लेकर 1446 तक रहा। इसके बाद अगला जो शासक बनता है संगम वंश में मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 तक रहा। इसे प्रोट देवराय के नाम से भी जाना जाता है। मल्लिकार्जुन के शासन काल में हम कह सकते हैं कि विजयनगर का थोड़ा थोड़ा पतन होना शुरू हो गया था, क्योंकि इससे पहले उनके पड़ोसी राज्य निरंतर उन पर आक्रमण कर रहे थे। उड़ीसा के गजपति शासक कपिलेश्वर एवं बहमनी सुल्तानों ने मिलकर विजयनगर राज्य पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो मल्लिकार्जुन चूंकि इतने योग्य शासक नहीं थे, इसलिए वे उनको संभाल नहीं पाए। इसके बाद जो शासक बना विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से ये संगम वंश का अंतिम शासन था विजयनगर का। विरूपाक्ष एक दुर्बल शासक था, इसकी हत्या करके इसके बेटे प्रोट देवराय द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी। इसके शासन काल में जो सभी जगह लगभग अव्यवस्था का माहौल हो गया था, क्योंकि कईयों के शासक और उनके पड़ोसी राज्य में नियंत्रण उन पर आक्रमण कर रहे थे। सालू नरसिंह का इस विरूपाक्ष के समय उदय हुआ, जिसने विरूपाक्ष शासन काल में ही
बहमनी और गजपतियों के आक्रमण से विजयनगर की रक्षा की थी, अतः उसकी सभी विजयनगर साम्राज्य में एक अच्छी छवि उनकी बन चुकी थी। अतः अन्य नायकों के साथ मिलकर बहमनी शासक सालू नरसिंह ने अन्य शासकों के साथ मिलकर काम क्या किया, उन्होंने विरूपाक्ष द्वितीय को हटाकर स्वयं शासन करना शुरू कर दिया और सारी सत्ता की बागडोर अपने हाथों में उन्होंने ले ली। क्योंकि जो विरूपाक्ष था वो एक अयोग्य शासक था, उसकी हत्या हालांकि पहले कर दी गई थी, तो उसका पुत्र हुआ कोटदेवराय उसको हटाकर उन्होंने क्या कर लिया था, सत्ता पर अधिकार कर लिया था। फिर सालू नरसिंह ने, किसने कर लिया था, सालू नरसिंह ने 1485 में। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सत्ता में परिवर्तन होता है। अब संगम वंश के स्थान पर सालू नरसिंह ने सालू वंश की स्थापना की। किस वंश की स्थापना की, सालू वंश की स्थापना की। 1485 से लेकर लगभग 1505 तक सालू वंश रहा। विजयनगर के द्वितीय राजवंश, क्योंकि सालू नरसिंह के नाम पर इस वंश का नाम सालू वंश पड़ा, इन्होंने शासन करना शुरू कर दिया। सालू नरसिंह का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उसने विजयनगर साम्राज्य को संभावित जो आक्रमण थे उनसे विजयनगर साम्राज्य की रक्षा की। यही सबसे बड़ा योगदान सालू नरसिंह का रहा। 1490 ईस्वी में सालू नरसिंह की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद इनका अल्पवयस्क पुत्र इमादी नरसिंह विजयनगर का शासक बनता है, परंतु वह किसके संरक्षण बनता है, सालू नरसिंह के जो बेटे थे नरसा नायक, उनके नेतृत्व में, उनके संरक्षण में इमादी नरसिंह उसका संरक्षण बनता है। अवसर पाकर सारी सत्ता को उन्होंने नरसा नायक ने अपने अधिकार में ले लिया था। नरसा नायक के समय सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि ये रही, उन्होंने रायचूर के द्वार पर आक्रमण करके उसको अपने अधिकार में ले लिया था। नरसा नायक ने चोर, चेर, पांडे राज्यों पर भी आक्रमण करके उसको विजयनगर के अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1505 में नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमादी नरसिंह की हत्या कर दी और सालू वंश को समाप्त कर दिया, और वीर नरसिंह ने नए राजवंश का गठन किया, वह था तुलुक वंश। सालू वंश के बारे में थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं हम। इसकी जो संस्थापक थे सालू नरसिंह, इन्होंने शासन में 1490 तक किए रहे हैं। इसके बाद इनका जो पुत्र था इमादी नरसिंह, वो विजयनगर का शासक बना चुके, अल्पवयस्क था, अतः नरसा नायक के संरक्षण में वो शासक बन गया था। नरसा नायक एक शक्ति के रूप में उभरा था। 1400 नरसा नायक के तरह से हम कह सकते हैं कि इमादी नरसिंह के समय सारी सत्ता की बागडोर नरसा नायक के पास थी। सारी सत्ता की बागडोर किसके पास थी, नरसा नायक के पास थी। 1505 तक आते आते जो नरसा नायक के बेटे हैं, नरसा नायक के बेटे नरसा नायक, इसके बेटे थे वीर नरसिंह। उन्होंने किसकी हत्या कर दी, इमादी नरसिंह की 1505 में हत्या कर दी। 1505 में हत्या इन्होंने हत्या कर दी और एक नए राजवंश की नींव रखी वीर नरसिंह ने, तुलुक वंश। तो तुलुक वंश इसलिए अब 1505 में एक नए राजवंश का उदय हुआ, जो क्या कहलाया, तुलुक राजवंश के नाम से कहलाया। वीर नरसिंह ने इसकी स्थापना की थी। नरसा नायक का बेटा था। नरसा नायक सालू वंश का महत्वपूर्ण नायक था जिसके अधीन शासन चल रहा था। इमादी नरसिंह नरसा नायक की 1490 में मृत्यु हो जाती है। इसकी मृत्यु के बाद इमादी नरसिंह बनता है। इमादी नरसिंह नरसा नायक के संरक्षण में काम करता है। 1505 तक आते थे इसका बेटा वीर नरसिंह इमादी नरसिंह की हत्या करता है और सारी शासन सत्ता अपने हाथ में ले लेता है और विजयनगर में तीसरा राजवंश का उदय होता है, रहता है तुलुक वंश। कौन सा वंश हुआ, तुलुक वंश। 1572 5 से 9 तक वीर नरसिंह ने शासन किया। 1509 में वीर नरसिंह की मौत के बाद इनका छोटा भाई, जो इतिहास प्रसिद्ध है, कृष्णदेवराय
कृष्णदेव राय ये 1505 से लेकर 1529 तक लगभग इसने शासन किया। अपने समय का भारतीय इतिहास भारतीय सम्राटों में से मुख्य सम्राट भी माना जाता है कृष्णदेव राय। तुगलक राजवंश से ये संबंधित था। कृष्णदेव राय वीर नरसिंह का छोटा भाई था, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके शासन काल में विजयनगर का श्रेष्ठतम युग माना जाता है, परंतु इसको प्रारंभिक जो शासन सत्ता थी जब उसको प्राप्त हुई तो वो काफी अव्यवस्थित प्राप्त हुई थी, क्योंकि पड़ोसी राज्यों के निरंतर आक्रमण इसके ऊपर हो रहे थे। उड़ीसा के जो गजपति थे पूर्व की ओर से आक्रमण कर रहे थे, उत्तर की ओर बीजापुर का राज्य वो निरंतर आक्रमण कर रहा था। कृष्णदेव राय के शासक बनने से पहले ही बेमनी जो राज्य थे वो 5 भागों में गए थे। विजयनगर, अहमदनगर, बलार, बीदर और गोलकुंडा, इन 5 राज्यों में बढ़ गए थे। तो उत्तर में विजयनगर के उत्तर में बीजापुर था, वो निरंतर आक्रमण कर रहा था। ये उड़ीसा के गजपति थे, ये भी निरंतर आक्रमण कर रहे थे। इनसे काफी परेशानी विजयनगर को उठानी पड़ रही थी, परंतु कृष्णदेव राय ने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए दोनों की संयुक्त सेना को पराजित किया और इसी तरह से पश्चिम की ओर पुर्तगाली भी अपने जो व्यापारिक अधिकार थे उन्हें प्राप्त करना चाहते थे। पुर्तगालियों से भी विजयनगर को कृष्णदेव राय को संबंध स्थापित करने पड़े। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सन 1509-10 के लगभग कृष्णदेव राय की कठिनाइयों का लाभ उठाकर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बीदर के जो सुल्तान थे महमूद और बीजापुर के जो सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाह, दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। परंतु कृष्णदेव राय ने समझते हुए कूटनीति का परिचय देते हुए दोनों बीदर और बीजापुर के शासकों को पराजित किया, बल्कि बीजापुर का शासक यूसुफ आदिल शाह इस युद्ध में मारा भी गया। वहीं जो बीदर के चंगुल में जो फंसा हुआ बेहमनी सुल्तान था महमूद शाह बीदर के चंगुल में फंसा हुआ था, उसको दोबारा बेहमनी सल्तनत पर उन्होंने स्थापित करवाया। इससे उपलब्धि के उपलक्ष्य में कृष्णदेव राय ने यमन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। यमन राज्य स्थापना चार्य की उपाधि उन्होंने धारण की। यमन राज्य स्थापना चार्य की उपाधि किसने धारण की थी? कृष्णदेव राय ने। क्यों धारण की थी? इन्होंने बेहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह को बीदर के चंगुल छुड़ाकर दोबारा उसकी गद्दी पर बैठाया था। इस उपलक्ष्य में इन्होंने यमन राज्य ये स्थापना चार्य की उपाधि धारण की। 1518 के लगभग इन्होंने गजपति जो उड़ीसा के गजपति शासक थे प्रताप रुद्रदेव गजपति, उनके ऊपर लगातार 4 युद्ध उनसे लगातार इन्होंने किए। इन चारों युद्धों में कृष्णदेव राय को सफलता प्राप्त हुई। अंत में उड़ीसा के गजपति शासक को कृष्णदेव राय के साथ संधि करनी पड़ी और उसने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेव राय के साथ कर दिया। इससे उड़ीसा और विजयनगर के मध्य शांति स्थापित हुई। इस प्रकार से हम ये देखते हैं। इसी तरीके से गोलकुंडा के जो शासक थे उसके तत्कालीन जो समकालीन शासक थे कुली कुतुब शाह ने भी कोट बिंदु पर अधिकार कर लिया था जो विजयनगर के अधीन आता था, परंतु कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा की सेना को परास्त करते हुए उन्हें अपने खोए हुए प्रदेशों को प्राप्त कर लिया। इसी तरीके से कृष्णदेव राय को पुर्तगालियों के साथ भी संबंध स्थापित करने पड़े। उन्होंने भटकल में उनको फैक्ट्री खोलने की इजाजत दी और उनसे लगभग मित्रता उन्होंने रखी, उनसे उनको काफी सहायता भी मिल रही थी। इस प्रकार से कृष्णदेव राय के समय कठिनाइयां थी, इनका सामना उन्होंने किया और अपने पड़ोसी राज्यों को पराजित करके विजयनगर की स्थिति को उन्होंने मजबूत किया। इससे हम देखते हैं कि कृष्णदेव राय एक महान योद्धा तो था ही, परंतु विजयनगर के इतिहास में उसके अनेक उपलब्धियां भी थी। वह एक महानतम सेनानायक होने के साथ साथ कई और जैसे विद्वानों का आश्रय था, उनका स्वयं भी एक विद्वान था, तो ये भी उसकी अनेक उपलब्धियां थी। उसने विजयनगर की सेना को असीमित रूप से शक्तिशाली बनाया और साम्राज्य की समस्त राजनीतिक और सैनिक समस्याओं को सफल निदान किया, उसका सफलता से सामना किया। यानी कि विजयनगर की सेना को
अच्छे से उन्होंने संगठित किया और उनको अच्छे से ट्रेनिंग उन्होंने दी, उससे उन्होंने बड़े से पड़ोसी राज्यों को पराजित करने में सफलता प्राप्त की। कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में ग्रंथ भी लिखा था, अमुक्त माल्यार। कौन सा ग्रंथ लिखा था? अमुक्त माल्यार। ये तेलुगु भाषा में लिखा गया ग्रंथ था, किसके द्वारा? कृष्णदेवराय के द्वारा। इस ग्रंथ से हमें सैनिक एवं नागरिक प्रशासन की क्षमता का ज्ञान प्राप्त होता है कि कृष्णदेवराय के समय में सैनिक और नागरिक प्रशासन के संबंध में किस तरह से ध्यान दिया जाता था। इस ग्रंथ में अधीनस्थ अधिकारियों पर नियंत्रण, मंत्रियों की नियुक्ति, न्याय प्रशासन एवं विदेश नीति संचालन आदि सभी विषयों का विवेचन हमें देखने को मिलता है। उसने कृष्णदेवराय ने कई सार्वजनिक कार्य भी किए, जैसे कि तालाबों और अन्य नहरों का निर्माण करवाया सिंचाई के लिए। इसी तरीके से बहुत सारी सुविधाएं ग्रामीणों को दी। कृषकों को लिए भी बंजर भूमि, जंगली भूमि थी, उनको कृषि योग्य बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। उस समय विजयनगर में कर चला करता था विवाह कर, तो विवाह कर दंडित कर माना गया, तो विवाह कर को भी इसने समाप्त कर दिया था। किसने? विजयनगर, कृष्णदेवराय ने। विजयनगर में कर चला करता था विवाह कर, उसको समाप्त किसने किया? कृष्णदेवराय ने समाप्त कर दिया था। सफल शासक होने के साथ साथ कृष्णदेवराय एक महान विद्वान भी था और विद्वानों का आश्रय दाता भी था। विद्या प्रेमी भी था, कला का संरक्षक भी माना जाता है। उसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का एक तरह का क्लासिकल युग हम मान सकते हैं। उसके दरबार में अष्टदिग्गज यानी कि तेलुगु के 8 महान विद्वान भी सुशोभित थे, इसीलिए कृष्णदेवराय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। अष्टदिग्गज किसके दरबार में सुशोभित थे? कृष्णदेवराय के दरबार में सुशोभित थे, इसीलिए उसको आंध्र भोज की उपाधि दी गई है। तेलानी राम की जो आपने कथाएं सुनी होगी ना, तेलानी राम की, वे भी कृष्णदेवराय के दरबार में ही था। तेलानी राम वे भी किसके दरबार में था? कृष्णदेवराय के दरबार में था। इस प्रकार से कृष्णदेवराय का शासन विजयनगर के श्रेष्ठ शासकों में से एक रहा है। 1529 में इनकी मृत्यु जाती है। इनकी मृत्यु के बाद इनका चचेरा भाई अच्युत देवराय 1529 से लेकर 1542 तक विजयनगर का शासक होता है। परंतु कृष्णदेवराय के जो दामाद थे रामराय ने अच्युत देवराय को चुनौती दी और उसने सत्ता की दावेदारी पेश की। अतः अच्युत देवराय को विवश होकर, चूंकि रामराय कूटनीतिज्ञ व्यक्ति था, शक्तिशाली व्यक्ति था, अतः उन्होंने विवश होकर अच्युत देवराय ने साम्राज्य को बांटकर चलाने की, ये साम्राज्य को क्या बोलते हैं? साम्राज्य को सहभागी यानी कि एक दूसरे के सहयोग से चलाने की कोशिश की, यानी कि उस रामराय को भी सत्ता में प्रवेश उन्होंने दे दिया। इसी अशांति का लाभ उठाकर बीजापुर के शासक थे इस्माइल आदिल शाह, उन्होंने रायचूर और मुद्गल के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। लेकिन अच्युत देवराय ने बीजापुर की आंतरिक अशांति का लाभ उठाते हुए वापस इन क्षेत्रों को प्राप्त कर लिया। अच्युत देवराय के बाद जो शासक हुए से 46 तक सदाशिव, 46 से अच्युत देवराय के बाद सदाशिव अगला विजयनगर का शासक हुआ। ये भी तुलुक राजवंशी था, परंतु वास्तविक सत्ता की चाबी रामराय के हाथ में थी। तो एक तरह से मुखौटा था सदाशिव राव के समय। परंपरागत नीतियों के विरुद्ध रामराय अग्रेसिव व्यक्ति था और कूटनीतिज्ञ था। उन्होंने दक्षिण के 4-5 मुस्लिम राज्य थे उन पर निरंतर आक्रमण जारी रखा। कभी बीजापुर पर आक्रमण करता, कभी अहमदनगर पर आक्रमण करता। इससे परेशान होकर इन 4-5 मुस्लिम राज्य थे, इन्होंने एक महासंघ का निर्माण किया जिसमें अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर और कीदर सम्मिलित थे। इसमें बरार सम्मिलित नहीं था। इन राज्यों ने मिलकर योजना बनाई कि किस प्रकार से विजयनगर से संघर्ष किया जाए
और जो भी नुकसान हुआ है विजयनगर से, उस नुकसान की भरपाई कैसे की जाए। क्योंकि इनके निशाने पर राम राय था, राम राय के द्वारा ये काफी परेशान थे। राम राय ने भी अहमदनगर आदि राज्यों पर आक्रमण करके वहां के धार्मिक स्थलों को आदि को भी क्षति पहुंचाई थी। इसलिए ये महासंघ का निर्माण हुआ और इसने एक तरह से धार्मिक उत्साह को जन्म दिया और धार्मिक रूप से ये इकट्ठे हुए, क्योंकि एक ही धर्म के मानने वाले थे चारों राज्य। इस वजह से असली चुनौती का जो सामना करना पड़ा विजयनगर को, वे सदाशिव के समय ही करना पड़ा। 1565 में, जनवरी 1565 में तालीकोट का युद्ध लड़ा गया, जिसमें मुस्लिम महासंघ ने विजयनगर पर आक्रमण करके उसको पूरी तरह पराजित किया और विजयनगर को पूरी तरह से तहस-नहस कर डाला। 1565 में ये हुआ था सारा जिसमें राम राय भी मारा गया, राम राय भी में मारा गया। 1572 तक हालांकि सदाशिव राय शासन करता रहा। विजयनगर को काफी कुछ इस तरह राज्यों ने आपस में बांट लिया था। उनकी मौत के बाद तिरुमल नामक एक व्यक्ति था, उसने शासन सत्ता पर अधिकार करके आर्यविदु वंश की स्थापना की। आर्यविदु वंश की स्थापना की। इस प्रकार से तिरुमल ने नए राजवंश की स्थापना की, आर्यविदु वंश। तिरुमल के बाद उनका जो उत्तराधिकारी हुआ उनका पुत्र रंगदित्य हुआ, जो 1546 तक शासन करता रहा। फिर 1546 में वेंकट तृतीय शासक हुआ। इसके समय लगभग विजयनगर साम्राज्य टूट चुका था, मैसूर का हिस्सा भी अलग हो चुका था। वहां पर भी वड़ियार वंश का शासक स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। अंतिम जो विजयनगर का शासक माना जाता है या आर्यविदु वंश का शासक माना जाता है, वह रंग तृतीय था। 1614 के बाद तक वह शासन करता रहा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि विजयनगर में इन 4 राजवंशों ने शासन किया। लगभग 200 वर्षों तक हम कह सकते हैं कि विजयनगर दक्षिण भारत में एक छत्र रूप में स्थापित रहा और उन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों को चुनौती दी और बहुत सारे क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर उन्होंने साम्राज्यवादी नीति का उद्घोष किया और दक्षिण भारत के बहुत सारे क्षेत्रों को एक छत्र शासन के अधीन लाए। अगले वीडियो में विजयनगर के समय की जो समाज, अर्थव्यवस्था, जो राजनीतिक जीवन था, ये सामाजिक जीवन, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।